एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, श्री सीमेंट मुर्दाबाद, श्री सीमेंट मुर्दाबाद। आज हमारे संघर्ष को 24वां दिन है। पिछली 20 जनवरी 2023 किसान संघर्ष समिति अर्थात यूँ कहें श्री सीमेंट संघर्ष समिति के द्वारा ये किसानों के हित में, यहाँ के बेरोजगार युवाओं के हित में और स्थानीय गाँवों के ऊपर इस कंपनी का जो लाभांश का 2% हिस्सा खर्च करने के लिए आज हमारा 24वां दिन का धरना चालू किया गया है। 3 मुख्य मुद्दे मैंने आपको बता दिए अभी। आज जब नवलगढ़ प्रशासन और राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री सलाहकार और श्री सीमेंट कंपनी के द्वारा जब हमारे इन 3 बिंदुओं पर किसी प्रकार का जब ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे 5 जो किसान साथी हैं उनके द्वारा आज कर्मिक अनशन वो शुरू किया गया है, जिसमें हमारे श्री कुंभाराम जी यादव हैं गोठड़ा से, जनाब जावेद खान गोठड़ा से, मैं मुकेश खैरवा चौडानी गांव से, हमारे राजवीर जी हैं जो देवगांव ग्राम पंचायत के उप सरपंच प्रतिनिधि महोदय हैं, और 5वें हमारे खेदड़ों की डाणी से हैं राजेश जी खेदड़। इन तीनों को अपन मुख्य बिंदु में मानते हुए नवलगढ़ प्रशासन, श्री सीमेंट प्रशासन और झुंझुनू जिला प्रशासन और चौथा हमारे जो 36 कौम के नेताजी हैं डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, उनके द्वारा जब 24 दिन हमारे धरने के शुरू हो चुके हैं और किसी प्रकार का हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इस कांग्रेस सरकार में हम गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए और गांधी जी की नीतियों का पालन करते हुए हम आज 23 दिन से धरने पर हैं। आज 24वां दिन है जिसमें हमें भूख हड़ताल जैसा जो कर्मिक अनशन का निर्णय हमें लेना पड़ा, और आगे भी यदि सरकार हमारी इन बिंदुओं पर सहमति नहीं बनाती है, श्री सीमेंट कंपनी ध्यान नहीं देती है, तो हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। तो ये हमारा मुख्य आज का कर्मिक अनशन का बिंदु रहेगा। 24वां दिन है धरने को। कंपनी के द्वारा हमारी कोई भी मांग की सुनवाई नहीं की गई है और आज से 5 किसान साथी है वो कर्मिक अनशन पर बैठ रहे हैं। डेली 5 साथी कर्मिक अनशन पर बैठेंगे। अगर हमारी कोई मांग नहीं सुनी जाती है तो उसके बाद में हम आमरण अनशन की भी घोषणा करेंगे। आज हमारे धरने का 24वां दिन है। 24वां दिन हमारे जो धरने का संघर्ष समिति सदस्यों ने कर्मिक अनशन का निर्णय लिया। कर्मिक अनशन हमने स्टार्ट कर दिया है। आगे की नीति और आमरण अनशन की बात की जा रही है हमारे साथियों द्वारा। वो अगर श्री सीमेंट के जो प्रशासन है वो अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमारी जो मांगे हैं, हमारे गाँव के जो युवाओं के लिए रोज़गार है, जैसे मैं खुद रोज़गार के लिए भटक रहा हूँ, मैं इनके पास काफ़ी टाइम जाके आया रोज़गार के लिए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इनकी वजह से, इनकी तरफ से। और हमें इस तरह से नेगलेक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम किसी भी कार्य के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको काम नहीं कर सकते हैं। तो देख के आगे आज कर्मिक अनशन स्टार्ट करते हैं और आगे की नीति उसके लिए आपको बाद में अवगत करा दी जाएगा। हमारे धरना का 24वां दिन है सर। प्रशासन और सीमेंट फैक्ट्री कोई निर्णय नहीं ले चुकी, कुछ भी हमें जवाब नहीं दिया, इसलिए हमें आज अनशन पर बैठना पड़ा, आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। और यदि सुनाई नहीं हुई, ये तो जारी है ही है, तो बाद में हम आमरण अनशन पे भी। श्री सीमेंट संघर्ष समिति के 24वें दिन के धरने पर हमारी जो 11 सूत्री मांगे थी वो हम आगे हमारे पत्र व्यवहार के द्वारा भिजवा दी गई है। और हम जो 24वें दिन में लास्ट में हमें ये फैसला करना पड़ा है कि अब हमारा कर्मिक अनशन चलेगा। कर्मिक अनशन भी अलग अलग 5-5 हमारे किसान बैठेंगे और उसके बाद में हमें आमरण अनशन भी करना पड़ सकता है। उसके साथ में हमारी जो आगे की तैयारियां हैं वो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें एक बहुत बड़ी महासभा करनी पड़ेगी जिसमें झुंझुनू जिले के सभी किसानों को जागृत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे किसान आएंगे। और साथ में हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था युवाओं को रोज़गार के लिए, तो हमारे झुंझुनू जिले के सभी युवाओं के आह्वान है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी मेरे युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी जागृत हो जाइए। निश्चित रूप से श्री सीमेंट फैक्ट्री को स्थानीय लोगों को रोज़गार देना ही पड़ेगा, या तो ये सीमेंट फैक्ट्री चलाएंगे या रोज़गार देना पड़ेगा। अगर पहले भी बहुत सारी ऐसी सीमेंट फैक्ट्रियाँ और दूसरी स्टेटों में कई फैक्ट्रियाँ आई हैं और स्थानीय अगर मुद्दे नहीं माने गए तो उनको काफ़ी बड़ी हानि झेलनी पड़ी है। तो उसी प्रकार से मेरे युवा साथियों से मैं आह्वान करता हूं, साथ में किसान भाइयों से भी आह्वान करता हूं कि हम अब एक बहुत बड़ी महासभा करने जा रहे हैं जिसमें डेट निश्चित तय कर दी जाएगी। वो सब हम आपको निश्चित रूप से बता देंगे। और आज से हमारा जो कर्मिक अनशन है वो स्टार्ट है और आगे हम सब जो भी कार्रवाई होगी समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सीमेंट संघर्ष समिति के बैनर तले
गोठड़ा, देवगांव, चौडानी, खेदरों की ढाणी, खेसों की ढाणी, काली रावणों की ढाणी, श्री सीमेंट के नीचे जो खनन विभाग और प्लांट एरिया में जितने किसान आते हैं वो किसान पिछले 20 जनवरी से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना दिन का नहीं, 24 घंटे दिन और रात इस सर्दी के अंदर जारी है। और यहाँ का किसान और यहाँ का युवा, किसान तो अपने उचित मुआवजे की लड़ाई लड़ रहा है और यहाँ का स्थानीय युवा रोज़गार के लिए मांग कर रहा है। तो क्या ये मांगे जायज़ नहीं है? आपके तमाम चैनलों के माध्यम से मैं यहाँ के किसानों और युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि हकों की लड़ाई के लिए बुलावे नहीं भेजे जाते। हम सबको एक होकर इन पूंजीपति, इन तानाशाही प्रशासन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और एक होकर जब तक हम किसानों की मांग को और युवाओं की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये श्री सीमेंट प्रशासन हिलने वाला नहीं है। और मैं तो आपको विदित कराना चाहूँगा कि किसान 24 रोज से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन के साथ साथ स्थानीय विधायक की जो उदासीनता है वो ही इन कार्यों के लिए मेन मानी जा सकती है कि श्री सीमेंट प्रशासन क्यों बैकफुट पर है। क्योंकि स्थानीय विधायक का जो दायित्व होता है वो ये होता है कि वो आप यहाँ के किसानों की पीड़ा को समझे, यहाँ के युवाओं की पीड़ा को समझे, न कि वो श्री सीमेंट प्रशासन की पीड़ा को समझे। क्योंकि ये तो कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ के किसान की जब ज़मीन जाती है, यहाँ के युवाओं को जब रोज़गार नहीं मिलता है तो बहुत ही पीड़ा होती है। उसी पीड़ा को देखते हुए हम तमाम युवाओं और किसानों ने सभी ने एक निर्णय करते हुए आज से ये कार्मिक अनशन प्रारंभ किया है। और आने वाले समय में अगर यहाँ का श्री सीमेंट प्रबंधन समिति और यहाँ के नवलगढ़ प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई करते हुए समझौते पे नहीं आते हैं तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे द्वारा, संघर्ष समिति के द्वारा श्री सीमेंट कंपनी के आला अधिकारियों को वार्ता पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि आपने पिछले 24 रोज से हमारी किसी भी बात को नहीं सुना है। तो यहाँ के किसानों ने कर्मी अनशन करने का फैसला लिया है जो आज से प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने आपकी बात को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बजट में राजस्थान सरकार ने कहा, लेकिन ये आते आते 2023 में क्यों कहा? अगर किसानों की और युवाओं की इतनी ही चिंता है राजस्थान सरकार को तो ये ही बजट 2018 में जब सरकार बनी थी उस दौरान पेश करते। और उनको ये लगता है कि यहाँ के किसान वास्तव में इनका लाभ उठाएंगे। ये बजट आने में ये सरकार ही अगले मोड़ पे चले जाएगी, दिसंबर तक पहुंच जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि जो भी बजट घोषणा की गई है वो इस 2023 में परिपूर्ण ही नहीं होगी। प्रताप जी, मुद्दा और यहाँ के मुद्दे देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जैत्रान, पाली जिले के जैत्रान विधानसभा के अविनाश जी गहलोत बहुत ही युवाओं के लिए और वहाँ के किसानों के लिए पुरजोर तरीके से उन्होंने आवाज़ को विधानसभा में बुलंद किया। क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी कंपनियाँ स्थापित की जा रही है। और उन्होंने दो टूक शब्दों के अंदर मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है तो आने वाले समय में हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है नवलगढ़ विधानसभा का कि जिसको हमने सिरमौर बनाया और जिसको हमने यहाँ का विधायक बनाया, वो विधायक महोदय हमारे लिए उस विधानसभा में किसानों की, युवाओं की बातों को रखने में हमेशा पिछड़ते हैं और पिछड़ते रहे हैं। देखिए, आप ये कहते हो कि जैसे फार्म का वो जो फीस लगती है उसको समाप्त किया है, तो आप कंपनी, आपकी सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी अब 2023 में जो भर्तियां निकाली जा रही है, जो युवा भर्ती के फार्म भरेंगे? फार्म तो भरे गए पहले और 2023 में इस राजस्थान सरकार की विदाई निश्चित है, तो फिर वो फार्म भरेंगे कौन? ये तो एक केवल चुनावी बजट था मेरे हिसाब से। और बाकी देखिए जनता इसको किस मोड़ पे लेती है। एक दौर की वार्ता भी हुई थी इन दौरान, क्या रही वो वार्ता, क्यों असफल रही, कुछ कारण? वार्ता अपने कंपनी प्रशासन से किसानों की वार्ता हुई और उस दौरान कंपनी प्रशासन के वीके मिश्रा जी और एक अमरीश जी शर्मा हैं, वो उस दौरान मौजूद थे। उन्होंने किसानों की बातों को सुना और हमारी एक अच्छी वार्ता प्रारंभ हुई। लेकिन उनकी तरफ से किसानों की जो मुआवजे को लेकर कोई समय
नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप अपनी लिमिट्स बताइए कि कहाँ तक आप इस ज़मीन को देने के लिए तैयार हो, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दी गई कि जो किसानों को लगे कि वो संतुष्ट हो सके। युवाओं की जब रोज़गार की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम स्थानीयों को रोज़गार दे रहे हैं। तो हमारे द्वारा सवाल किया गया कि कितने रोज़गार स्थानीय लोगों को यहाँ दिए गए हैं, तो वो अपनी ही बातों में कहीं ना कहीं बौखलाहट थी, उनको एक स्पष्टीकरण उनके पास में नहीं था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया गया। तो ये तमाम बातों पर हमारे गोठड़ा गांव के विकास के लिए भी हमारी चर्चाएं हुई, तो उस पर भी वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आए। तो हमने वहाँ से फिर उनकी वार्ता को सफल नहीं मानते हुए वॉकआउट कर दिया। इस सीमेंट फैक्ट्री के क्षेत्राधिकार में लगभग 1000 से 800 पशु यहाँ लगभग गाय हैं और जो आवारा पशु हैं वो घूम रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं कि अब उनको देखने वाला कोई नहीं है। जो इनकी गोचर भूमि थी, जो इनकी चारागाह भूमि थी, जो इनके चढ़ने का स्थान था, उस पे मिट्टियों का ढेर डाल दिया गया है। काफ़ी लोग ये भी सवाल करते हैं कि गायों से क्या होगा। इन गायों की पीड़ा अगर इंसान नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासन, यहाँ का श्री सीमेंट प्रशासन सो चुका है। तो क्या स्थानीय यहाँ के किसान और स्थानीय लोग अगर गायों की पीड़ा को लेकर इस कंपनी के पास में आते हैं, इस प्रशासन के पास में आते हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उन बेजुबान पशुओं की देख रेख करने का काम कौन करे? श्री सीमेंट कंपनी करे।